हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को। तो स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा इसके बारे में। इसे हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे पावर बन रहा का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एनर्जी जनरेट हो रहा। तो एनर्जी जनरेट होता कैसे स्टूडेंट? हम लोग जान रहे हैं एनर्जी तो ऑक्सीडेशन है, एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, दैट इज कोई भी फ्यूल को हम लोग अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो उससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग जलाते नहीं है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन होता है, हम लोग क्या खाते हैं, फूड खाते हैं। तो फूड हम लोग के लिए क्या हो गया, फ्यूल हो गया, ठीक है। तो फ्यूल हो गया, हम लोग सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर जा रहा, तो वही ऑक्सीजन करता क्या है, ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है, ठीक है स्टूडेंट। रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। कभी कभी मिसकंसेप्शन हो जाता है कि सॉरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि दोनों एक ही चीज़ है। तो ब्रीदिंग का मतलब हो गया कि सिंपली ऑक्सीजन इनटेक करना, मतलब कि गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब हो गया कि उस गैसियस एक्सचेंज की वजह से जो भी हम लोगों के अंदर जो ऑक्सीडेशन हुआ, जो फूड क्या हुआ, बर्न हुआ और उससे एनर्जी रिलीज हुआ। तो एनर्जी रिलीज के जो प्रोसेस है उसे हम लोग कहेंगे रेस्पिरेशन, ठीक है स्टूडेंट। हालांकि इसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में एसिमिलेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एसिमिलेशन होगा तो एनर्जी निकलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग सबसे पहले तो इसका एक रफ डायग्राम हम लोग बनाते हैं। ये होता है कैसा स्टूडेंट, कह सकते हैं इसको रड शेप है, ठीक है। रड शेप में है, इसमें डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये थोड़ा सा इनफोल्डिंग है, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है स्टूडेंट। आउटर मेम्ब्रेन होता कैसा है, थोड़ा सा स्मूथ होता है, ठीक है, मतलब स्मूथ सरफेस। और स्टूडेंट, अंदर वाला जो इनर मेम्ब्रेन है, इसमें होता क्या है, इनफोल्डिंग होता है, ठीक है ना। उस इनफोल्डिंग को हम लोग क्लिस्टर बोलते हैं, ठीक है। फोल्ड्स इनवर्ड नोन एज क्लिस्टर, ठीक है स्टूडेंट। इसको हम लोग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स कहते हैं। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स का मतलब हो जाएगा कि कहते क्यों है, पहले वो देख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे कंसीडर कर लीजिए क्या कि डीएनए है, ठीक है, ठीक है, डीएनए है और यहाँ पे कहीं कहीं पे क्या है, प्रोटीन है, ठीक है स्टूडेंट। ये मान लीजिए इसका डीएनए है और ये प्रोटीन है स्टूडेंट। पूरे बॉडी में सिर्फ एक ही, पूरी बॉडी बोलता है, पूरा सेल में न्यूक्लियस के अलावा किसी के पास खुद का अगर डीएनए और प्रोटीन है तो वो यही है, ठीक है ना। सेमी ऑटोनोमस इसलिए कहते हैं। और इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर प्लांट के केस में देखा जाए तो हम लोग उसको भी देखेंगे, वो प्लास्टिड को होता है, ठीक है ना। तो हम लोग जब प्लास्टिड पढ़ेंगे इसके बाद ही पढ़ेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो हम लोग वहाँ पे देख लेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग लिखते जाते हैं, डोजेज हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। रॉड शेप स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेनस, बाउंड ऑर्गेनिल्स, ठीक है स्टूडेंट। ये डबल मेम्ब्रेनस है,
सरफेस इज स्मूथ, आउटर मेम्ब्रेन लिख दीजिए इसमें, ठीक है ना स्टूडेंट, और इनर मेम्ब्रेन हैव इनफोल्डिंग inward, which is known as डिस्प्ले। स्टूडेंट इसमें हम लोग देख रहे हैं प्रोटीन और डीएनए है। इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड प्रोटीन, so it is also known as semi-autonomous organelles। स्टूडेंट अगर हैंडराइटिंग ठीक नहीं लग रही होगी तो आप एक बार बता दीजिएगा, हैंडराइटिंग को ठीक करने की कोशिश करूंगा। और वैसे थोड़ा सा स्मूथ है ना, इस पर लिखने की आदत नहीं है तो हो सकता है हैंडराइटिंग खराब लग रही होगी, कोई बात नहीं, इसको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे लिख देते हैं इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल because it generates energy in the form of ATP। आई होप आप लोगों को ये फुल फॉर्म मालूम होगा, क्लास 8 के बुक में है दिया हुआ, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अच्छा एक बार लिख ही देते हैं उसको, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है स्टूडेंट, it produce because it generate energy in the form of ATP by oxidation of food that we intake। तो स्टूडेंट हम लोग फूड क्या खाते हैं, बेसिकली जो एनर्जी जो रिलीज होता है वो कार्बोहाइड्रेट से ही होता है। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं कि प्रोटीन और फैट से रिलीज नहीं होता है। सबसे पहले स्टूडेंट प्रोटीन, ये सबसे पहले क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी रिलीज होगा। जब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट खत्म तो उसके बाद क्या जनरेट, किससे एनर्जी आएगा स्टूडेंट, उसके बाद आएगा हम लोगों का फैट से। ठीक है, जब फैट पूरा बॉडी का खत्म हो जाएगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगा, एटीपी नहीं बनेगा, उसके बाद हम लोग का बॉडी क्या यूटिलाइज करेगा, प्रोटीन। तो स्टूडेंट इसीलिए प्रोटीन का डेफिशिएंसी सबसे खतरनाक माना जाता है बॉडी में। ठीक है ना, प्रोटीन की डेफिशिएंसी जो सबसे लास्ट में होता है, प्रोटीन का डेफिशिएंसी हालांकि होता नहीं है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो है बॉडी में खत्म हो जाते हैं, उसके बाद ही क्या होता है, प्रोटीन से एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो प्रोटीन, तो हम लोग क्या किए, तो अगर हम लोग इसका एक छोटा सा इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है ना, फूड का क्या कर दिए, ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन मतलब बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ O2। ठीक है, ऑक्सीजन जो हम लोग लिए तो वो करेगा क्या, जैसे मान लेते हैं इसको क्या है, C6H12O6, एक सिंपल ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे बनेगा क्या, CO2 बनेगा, ऑक्सीजन हम लोग लिए, बॉडी में का सेल क्या जनरेट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, वापस से हमारे ब्लड में आएगा, कार्बोनेट आयन के थ्रू क्या होगा, वो ट्रांसपोर्ट होगा। मेजोरिटी जो होता है, जो 11-12 में हम लोग आपको पढ़ाएंगे, तो वो क्या होगा, ब्लड के थ्रू गया, और ब्लड के थ्रू कहाँ गया, लंग्स में गया, और लंग्स में क्या हुआ, वहां पर से एक्सचेंज हो गया। ठीक है स्टूडेंट, हालांकि इसमें सिंपली ऐसा होता नहीं है, प्रेशर डिफरेंस को भी देखा जाता है। ठीक है,
तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये तो क्या होगा, हमारे सेल को जरूरत नहीं है, ये सेल से क्या होता है बाहर चला जाएगा। और दूसरा वाटर भी जनरेट होता है, ठीक है। तो वाटर हम लोग के लिए यूजफुल है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, वेस्ट होने नहीं देते। तो ये क्या करता है, सेल यूटिलाइज कर लेता है। वाटर हो गया, और अगला बनेगा हम लोगों को एनर्जी। स्टूडेंट एनर्जी जो बन रहा है, तो वहां पे कितना मॉलिक्यूल बनता है स्टूडेंट, हमारे जो, खैर उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जो हम लोग उस टॉपिक में आएंगे। सिंपली याद रखिए कि ह्यूमन बीइंग में ज़्यादा एटीपी बनेगा, मतलब एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। टोटल 38 मॉलिक्यूल बनते हैं एटीपी के, ठीक है। और अगर वो जैसे फर्मेंटेशन जो एक टेक्निक है, वहाँ पे सिर्फ 2 एटीपी बनेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या है कि ज़्यादा एफिशिएंसी में काम हो रहा है, तो ज़्यादा एटीपी बनेंगे। और जैसे फर्मेंटेशन वगैरह कौन करता है, फंजाई करते हैं और लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो उससे इतना एनर्जी का जरूरत नहीं है, इसलिए वहाँ पे बहुत कम एटीपी बनता है। लेकिन हमारे बॉडी में क्या है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए क्या होता है बहुत ज़्यादा। जैसे अगर हम लोग रनिंग कर रहे हैं तो ऑक्सीजन लेवल क्या होता है बॉडी का कम हो जाता है, और क्या होता है बॉडी में हीट भी बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, और वहाँ से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है बॉडी में। बढ़ने की वजह से क्या होता है कि लैक्टिक एसिड फॉर्म हुआ, लैक्टिक एसिड में भी क्या होता है फिर 2 एटीपी हम लोगों को मिलता है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करिए। एनर्जी वगैरह के बारे में हम लोग रेस्पिरेशन एक चैप्टर है, हम लोग उसमें देख लेंगे। अभी सिंपली सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया का यही काम है, ठीक। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जिन लोगों का बच गया है वो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। हम लोग आगे बढ़ेंगे, जल्दी रब इसलिए कर देते हैं ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। आप लोगों को देखना है तो इंटरनेट में तो चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो रहेगा तो डेटा भी बहुत खर्च हो जाएगा। तो स्टूडेंट अगला जो टॉपिक है आई गेस 5 नंबर ही है। 5 नंबर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं स्टूडेंट, प्लास्टिड। स्टूडेंट इसका भी कुछ कैरेक्टर होगा, तो स्टूडेंट प्लास्टिक होता क्या है और किसमें है। सबसे पहला बात तो ये डबल मेम्ब्रेनस है, और ये कहाँ मिलता है स्टूडेंट, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में मिलता है, एनिमल में नहीं मिलता है, ठीक है। इसी का सब पार्ट है क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पे क्लोरोफिल है, और उसी के हेल्प में इससे क्या होता है कि वो लोग अपना खाना खुद से बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन, ये सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। अगर हम लोगों में भी होता है तो हम लोगों को भी क्या है, हम लोग धूप में बैठ जाते और खाना बन जाता बॉडी में, तो वैसा हम लोगों में है नहीं, क्यों, क्योंकि ये चीज़ नहीं है। डबल मेम्ब्रेनस है और फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में हम लोगों को देखने को मिलेगा ये, ठीक है। तो एक प्लास्टिक में 2 अलग अलग रीजन होते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूँ। इट हैज 2 डिस्टिंक्ट रीजन, क्या क्या है स्टूडेंट, पहला ग्राना, और स्टूडेंट दूसरा है स्ट्रोमा। स्टूडेंट हायर क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट रिएक्शन जो होता है वो ग्राना में होता है, और जो डार्क रिएक्शन है वो यहाँ होता है। लाइट रिएक्शन आप तो समझ गए होंगे वर्ड से, लाइट रिएक्शन है तो ये लाइट के प्रेजेंस में एक्टिव होगा और ये यहाँ पे अपना फूड बनाएगा। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि वो रात को होगा या अंधेरे में होगा। डार्क रिएक्शन का मतलब हो जाएगा कि ये जो प्रोसेस या एक्टिविटीज करेगा वो इसके हेल्प से करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं,
लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस, और यहां पे लिख देंगे हम लोग डार्क रिएक्शन अकर्स हियर। हालांकि ये लाइन लिखने की जरूरत है, अगर क्लास 9 सीबीएसई है या फिर स्टेट बोर्ड है तो इसको अगर स्किप भी करना चाहे तो कर सकते हैं स्टूडेंट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर फाउंडेशन साइंस के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा बहुत इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये ग्राना में होता क्या है, जैसा कि हम लोगों ने बताया कि लाइट रिएक्शन यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फूड बनेगा, कंटेंट्स chlorophyll which prepare food by the process of photosynthesis। इसमें फोटोसिंथेसिस भी दो वर्ड से बना हुआ है, एक है फोटो, एक है सिंथेसिस। फोटो का मतलब हो जाएगा लाइट, ठीक है ना, और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपेयर करना। तो समथिंग इज टू बी प्रिपेयर्ड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इट इज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और बन क्या रहा है वो हम जान रहे हैं, ग्लूकोज बनता है, ठीक है, फूड बनता है। और अरेंज्ड इन स्टैक इन स्ट्रोमा, अरेंज इन स्टॉक लाइक फैशन, ठीक है, स्टॉक लाइक फैशन में ये अरेंज रहेगा। और ये इसमें एक पॉइंट लिखना है कि जो ग्राना का अरेंजमेंट है वो इसी के ऊपर है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्ट्रोमा बोल सकते हैं, मैट्रिक्स या फिर एम्प्टी स्पेस, ठीक है, मैट्रिक्स वेयर ग्राना आर अरेंज्ड। तो स्टूडेंट जहाँ पे ग्राना अरेंज होता है वहीं पे उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये यहाँ तक हो गया, और इसके बारे में अब हम लोग को ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस से खुद खाना बना रहा है, तो इसको अलग से लिखेंगे। इट इज नोन एज जैसे स्टूडेंट खाना बना रहा मतलब एनर्जी बना रहा, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, खाना बनाने का काम कहाँ पे होता है, किचन में होता है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ द सेल, ठीक है। और स्टूडेंट इसको हम लोग देखेंगे कि इसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग तीनों पार्ट को डिस्कस करते हैं एक एक करके। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आई होप कंप्लीट हो गया होगा। स्टूडेंट अगला जो इसी में हमें पढ़ना है, इट इज ऑफ थ्री टाइप। पहला हम लोग पढ़ लेते हैं स्टूडेंट, जिसके बारे में कम पढ़ना है, ल्यूकोप्लास्ट। स्टूडेंट ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस, ठीक है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे कलरलेस प्लास्टिक। इट इज वाइट, या फिर हम लोग कलरलेस भी कह सकते हैं, मोर अप्रोप्रिएट यही एग्जाम में आप लोग यूज करिएगा। इट इज ऑल्सो इट इज वाइट और कलरलेस प्लास्टिक। कलरलेस कहाँ पे होगा स्टूडेंट, जहाँ पे सनलाइट पहुंचेगा या जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुंचेगा। तो प्रेजेंट वेयर सनलाइट डजंट रीच, तो ये उस पोर्शन पे रहेगा जहाँ पे सनलाइट पहुंचता ही नहीं है। पहुंचता ही नहीं है का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट,
एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? स्टूडेंट, कौन सा पोर्शन में सनलाइट नहीं पहुंचेगा? आप लोग गेस करिए। जमीन के अंदर। तो जमीन के अंदर होता क्या है? रूट। तो स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं कि रूट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, जहाँ पे हालांकि रूट का कलर हम लोग देखते हैं कि आउटर जो होता है वो ब्राउनिश हो जाता है, लेकिन उसको जब हम लोग उखाड़ देते हैं तो अंदर में क्या होता है? वो वाइटिश कलर ही होता है। तो यहाँ पे रूट हो जाएगा और सीड्स हो जाएगा। ठीक है। अब ये क्या है, कहाँ होता है, इसका एग्जाम्पल, अब इसका फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट? तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? इट हेल्प इन स्टोरेज। स्टोरेज किस चीज का स्टोरेज? जैसे ये सीड है, तो सीड में क्या होता है स्टूडेंट? रिजर्व फूड रहता है। ठीक है ना? तो इट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड, या इसको स्टार्च कह सकते हैं। ठीक है ना? स्टार्च लिख दीजिए, प्रोटीन्स लिख दीजिए। ठीक है। लिपिड वेयर्स सब आ जाएगा। स्टूडेंट, ल्यूकोप्लास्ट के बाद अगला है क्रोमो। क्रोमोप्लास्ट कहाँ पे होगा स्टूडेंट? अच्छा हाँ, जैसे इसको हम लोग कलरलेस प्लास्टिक बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कलर्ड प्लास्टिक। इट इज कलर्ड प्लास्टिक। स्टूडेंट, ये कहाँ पे पाया जाएगा? कलर पार्ट होता कौन सा है? फ्लावर और फ्रूट। प्रेजेंट ऑन फ्रूट्स एंड फ्लावर और कलर्ड पोर्शन। फ्रूट और फ्लावर के अलावा हम लिखे यहाँ पे कलर्ड पोर्शन। क्यों स्टूडेंट? आप लोग कोई कोई शो प्लांट देखे होंगे जिसके पत्ते क्या होते हैं? रेड हो जाता है, कोई वायलेट होता है, कोई येलो भी हो जाता है। ठीक है ना? तो वो कलर पोर्शन उसी में काउंट होंगे। ठीक है। कलर्ड कलर आर जनरली येलो एंड रेड। कलर ज्यादातर क्या मिलेगा इसमें? येलो और रेड मिलेगा। हालांकि और भी कलर होते हैं, लेकिन जनरली का बात क्या है, तो जनरली ये दोनों मिलेंगे। स्टूडेंट, इन दोनों को लिख लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन बच रहा है जो क्लोरोप्लास्ट है, वो थोड़ा सा लेंदी है एज कम्पेयर टू दिस। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, रब कर रहे हैं। अगला जो है हम लोगों का वो क्या हो जाएगा? क्लोरो क्लोरोप्लास्ट। स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल कंटेनिंग क्लोरोफिल मतलब ग्रीन कलर पिगमेंट। क्लोरोफिल कंटेनिंग पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो स्टूडेंट, क्लोरोप्लास्ट में ही हमारा दो डिस्टिंक्ट पार्ट होता है। ठीक है ना? इट हैज टू डिस्टिंक्ट पोर्शन। ठीक है। दो डिस्टिंक्ट पोर्शन हम लोग पहले ही देख चुके हैं, अब यहाँ पे हम लोग दोबारा नहीं देखेंगे, बस नाम याद रखिए, ग्राना एंड स्ट्रोमा। इसमें एक छोटा सा रफ डायग्राम इसका बना लेते हैं। ठीक है। ये है आपका क्लोरोफिल। ठीक है। ये तो एक तरह का
सर्कल है। तो इसको कंप्लीट हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, एक स्टोन लाइक स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये स्टूडेंट ग्राना है। ठीक है, और स्टूडेंट इसी के ऊपर क्या है, ग्रीन कलर पिगमेंट है। ठीक है स्टूडेंट, ये जो ग्रीन कलर पिगमेंट है इसे ही कहते हैं हम लोग क्लोरोफिल। ठीक है, दूसरा जो रीजन है स्टूडेंट, ये जो ये जिसके ऊपर है क्लोरोफिल, ये हो जाएगा आपका ग्राना। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो खाली जगह है जिसको ब्लू कलर से शो किए हैं, ये जो खाली स्पेस है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है स्टूडेंट, यही कंबाइनली क्या है, क्लोरोप्लास्ट है ये। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, दिस इज क्लोरोप्लास्ट। इसमें ग्रीन कलर पिगमेंट भी हो जाएगा, क्लोरोफिल, और इसी के अंदर क्या है, दो पार्ट है, एक ग्राना है एक स्ट्रोमा है। ग्राना में लिखा है सैक लाइक या फिर बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो स्टोन के फॉर्म में अरेंज है। ठीक है, एक के ऊपर एक अरेंज है, इसी के ऊपर क्या है, क्लोरोफिल है, और ये जो खाली जगह है स्ट्रोमा, इसको हम खाली जो जगह है इसको हम लोग मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आई डोंट थिंक इसमें अब कुछ और बताने वाली बात है। जो फोटोसिंथेसिस वगैरह है वो दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि पहले ही हम लोग लिखवा चुके हैं इसमें। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे इसका फंक्शन क्या होगा, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि प्लास्टिड का फंक्शन अगर पूछा जाएगा एग्जाम में तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इट गिव्स कलर टू द फ्रूट्स एंड फ्लावर, इट हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और तीसरा में हम लोगों ने लिखवाया था ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट तो इसी के अंदर आ रहा है, तो ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन, इसका फंक्शन हो जाएगा दैट इज स्टोरेज ऑफ स्टार्च और प्रोटीन वगैरह वगैरह। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो पोर्शन है वो लास्ट या सेकेंड लास्ट भी कह सकते हैं। स्टूडेंट अगला जो हम लोगों के पास आ रहा है वो है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स होता क्या है, वैक्यूल्स का मतलब क्या हो गया, एम्प्टी स्पेस या फिर खाली जगह जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है। तो स्टूडेंट इस पे हम लोग लिखने वाले हैं, पहला तो ये सिंगल मेम्ब्रेन है या डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, क्या है ये, इसमें सिर्फ एक ही मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें और क्या लिख सकते हैं, इट इज फिल्ड विथ लिक्विड जिसको हम लोग बोलते हैं फैट। ठीक है स्टूडेंट, इसको साफ से लिख देता हूँ, इट इज ऑल्सो फिल्ड विथ फैट। फैट का मतलब हो गया स्टूडेंट सेल का जो सॉल्यूशन है। ठीक है, इट इज फिल्ड विथ फ्लूइड और फैट। ये एनिमल और प्लांट दोनों में प्रेजेंट रहता है, एनिमल में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम लोग अलग अलग
पढ़ेंगे इन एनिमल स्मॉल साइज होगा, वन और वन नहीं लिखते हैं यहाँ पे, दो तीन भी हो सकते हैं, लेस और एब्सेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत कम भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। ठीक है, और अगर इन प्लांट के बारे में अगर देखा जाए तो प्लांट में क्या है, लार्ज साइज और ये प्रोमिनेंट होते हैं। ठीक है ना, तो ये लार्ज साइज हो सकते हैं और मोर इन नंबर भी हो सकते हैं। मोर इन नंबर के अलावा क्या कर सकते हैं कि लार्ज साइज कितना बड़ा हो सकता है, ये माना जाता है कि जो कभी कभी इतने बड़े भी होते हैं कि 90% ऑफ जो सेल वॉल्यूम होता है वो वोक्यूल्स ऑक्युपाई कर लेता है इन केस ऑफ प्लांट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कैन ऑक्युपाई 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। तो सेल वॉल्यूम का 90% जो हिस्सा है वो आपका वोक्यूल्स कवर अप कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत, आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम लोगों ने अमीबा वगैरह में पढ़ा था कि फूड वोक्यूल्स आते हैं, एयर वोक्यूल्स रहते हैं। तो जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं तो वोक्यूल्स उन लोगों में बहुत काम की चीज होती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इन लोअर ग्रुप of organism vacuoles are very important। अगर अमीबा में फूड वॉक्यूल नहीं बनेगा तो वो फूड को कैप्चर करके रखेगा कहाँ, नहीं रख पाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक इन अमीबा फूड वॉक्यूल्स आर prominent where food gets डाइजेस्टेड। तो जितने भी फूड वर्कर्स अमीबा में रहेंगे तो वहां पे क्या होगा, डाइजेशन ऑफ फूड होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग लिखिए। आज लग रहा है थोड़ा लाइटिंग का इश्यू है, अच्छा वो बाद में देख लेंगे। अगर लाइटिंग का इश्यू किसी को लग रहा होगा तो वो अपने मोबाइल से ब्राइटनेस को कम बेसी कर सकते हैं। अगर स्पीड ज़्यादा या कम लग रहा है तो वो भी, आजकल तो यूट्यूब में सारा वीडियो हम दे ही देंगे, पूरा पूरा कोर्स करेगा लेक्चर। ठीक है ना, तो जिसको जैसे अच्छा लगे स्पीड करके या स्लो करके या ब्राइटनेस कम बेसी करके वो अपने अपने ऊपर है। ठीक है ना स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट आई थिंक यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। इसे हम सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस या बोले तो फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका सिग्निफिकेंस होगा कि एनिमल में तो मतलब ऐसा इस तरह का फंक्शन ही लिख लेते हैं हम लोग। फंक्शन में ए नंबर में क्या हो जाएगा, एनिमल में करता क्या है, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि फ्लूइड फील्ड स्पेस है, तो फ्लूइड फील्ड स्पेस मतलब ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, बॉडी में वाटर बैलेंस को कंट्रोल करेगा ये। ठीक है, तो वही हम लिख लेते हैं कंट्रोल वाटर बैलेंस इन एनिमल। ठीक है, दूसरा में लिख सकते हैं हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन को भी कर रहा है। हालांकि ऑस्मो रेगुलेशन और वाटर बैलेंस एक ही चीज है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो लिख ही लीजिए कंट्रोल ऑस्मो रेगुलेशन। अगर हम लोग प्लांट्स का बात करें
तो मेजोरिटी जो पोर्शन है वो प्लांट्स में भी इसी का है। प्लांट्स में ज़्यादा रहने का एक और कारण ये है कि उसमें जो लॉस ऑफ वाटर जो हो रहा है ट्रांसपिरेशन से, उसको ये कंट्रोल में करके रखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो प्लांट्स में हम लोग एक और चीज़ लिख सकते हैं कि प्लांट केस में अगर अगर कोई सेल है, ठीक है स्टूडेंट, ये है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, इसलिए ये क्या है, थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है मतलब कि ये फुल, क्या कह सकते हैं हम लोग इसको, फुल मतलब ये फुला हुआ है, ठीक है। और अगर इसमें पानी नहीं रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लाज्मोलाइट हो जाएगा। प्लाज्मोलाइट को हम लोग इस तरह का से हम लोग शो कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब कि ये फ्लैसिड कह सकते हैं इसको, सॉरी याद नहीं आ रहा उसको क्या कहते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये क्या हो जाएगा, प्लाज्मोलाइट सेल हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि अगर ये वाटर नहीं रहेगा तो ये क्या करेगा कि ये इसका जो शेप है इसको मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इन प्लांट्स इट रेगुलेट सेल का शेप। अगर वो वॉक्यूल्स नहीं रहेगा, 90% वो जो ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस वॉल्यूम का सेल का, तो वो क्या कर रहा है, वॉक्यूल्स ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर वॉक्यूल्स नहीं रहेगा तो क्या होगा, 90% जो सेल है उसका जो शेप है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। स्टूडेंट इसका फंक्शन बस इतना ही। हम लोग थोड़ा बहुत सेंट्रीओल्स के बारे में देख लेते हैं, टाइम भी हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, स्टूडेंट इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं एक टॉपिक और, छोटा सा टॉपिक ही है, ज़्यादा टाइम नहीं, 5 मिनट लगेगा। तो ये जो टॉपिक है वो क्या है, सेंट्रियोल्स। तो ये सेंट्रियोल्स होता कहाँ है, जैसे मान लीजिए क्या कि ये कोई सेल है, ठीक है, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, ये सबसे बड़ा पोर्शन यहाँ तक आ गया है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये आपका गोल्जी बॉडी है। तो इस, और यहाँ पे मान लेते हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, यहाँ पे भी 1-2 माइटोकॉन्ड्रिया है। तो सेंट्रियोल्स कहाँ पे होता है स्टूडेंट, सबसे पहला बात तो इसमें हम लोग लिखते हैं हॉलो cylindrical and arranged in a specific manner, ठीक है। तो ये सिलेंड्रिकल है, तो ये कुछ इस टाइप का होगा स्टूडेंट, अरेंज्ड, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल है और कितने नंबर में होते हैं, 2 तरह के होते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। वो इस टाइप से हम उसको शो कर सकते हैं, ठीक है। इज ऑफ 2 टाइप and are arranged perpendicularly close to the न्यूक्लियस। स्टूडेंट ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बहुत करीब है, और ये 2 तरह के होते हैं, और ये क्या है कि परपेंडिकुलरली अरेंज होते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो सेंट्रियोल्स क्या है, ये वाला जो पोर्शन है यही आपका सेंट्रियोल्स है।
एक और चीज़ है स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने प्लास्टिक में पढ़ा था कि वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं, और ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में पाए जाते हैं। इट इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल्स। स्टूडेंट ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में ही पाए जाएंगे। स्टूडेंट इसका जो काम होता है वो क्या होता है, इसका काम नॉर्मली ऐसे नहीं, जब ये सेल डिवीजन में जब ये स्टेज पहुंच जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये अपना काम करता है। तो सेल डिवीजन में क्या काम करता है स्टूडेंट, वो जो है एक और चीज है इसमें, स्पेसिफिकली अरेंज एंड मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका जो फंक्शन है वो लिख लेते हैं हम लोग। फंक्शन सिर्फ एक ही काम है, ठीक है ना, ड्यूरिंग सेल डिवीजन के समय क्या होगा स्टूडेंट, ये माइक्रोट्यूब्यूल जो सेंट्रियोल्स है ये पोल की तरफ मूव करने जाएंगे। ठीक है ना, पोल की तरफ मूव करने जाएंगे मतलब ये एक सेल मान लेते हैं और ये क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, और ये यहाँ पे मान लीजिए कि क्रोमोजोम है स्टूडेंट, तो ये क्रोमोजोम करेगा क्या, तो ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेगा और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन के बाद क्या करेगा, इस क्रोमोजोम को जो क्रोमेटिड बना है राउटर क्रोमोजोम उसको अपने तरफ खींचेगा, तो एक इधर जाएगा एक इस पोल के पास आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेंट्रियोल्स मूव टुवर्ड्स पोल एंड फॉर्म। अगर स्टूडेंट किसी को दिक्कत होगा तो ये फिगर आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो पोल्स एंड फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो क्रोमोजोम है इसको एक व्यू में हम लोग देख रहे हैं, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, एक ये गया एक ये गया, उसी तरह चार रहेंगे। तो इसको क्या करेगा स्टूडेंट, इसके बाद क्या होगा, विजिबल तो है हाँ, तो स्टूडेंट इसके बाद क्या होगा कि ये एक को खींच लेगा अपने तरफ और ये एक को अपने तरफ खींच लेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रोमेटिड राउटर क्रोमोजोम। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर और ये अटैच जिस पोजीशन पे होता है उसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, जो सेल साइकिल का जो चैप्टर है उसमें ये क्लियर हो जाएगा। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेंट्रियोल्स मूव टुवर्ड पोल एंड फॉर्म स्पिंडल फाइबर एंड pull the chromatic towards pole। तो अपना जो पोल है एक इधर खींचेगा एक इधर खींचेगा, ठीक है ना, उसी तरह 4 क्रोमोजोम है, 4 उधर जाएगा 4 नीचे आएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये चैप्टर कंप्लीट होता है स्टूडेंट। क्वेश्चन आंसर अगर आप लोगों को करवाना होगा तो कहिएगा, उसके लिए एक अलग वीडियो बना लेंगे हम लोग। हालांकि एग्जाम के पहले हम लोग सारा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, और एग्जाम के पहले पहले क्या करेंगे कि एक माइंड मैप भी हर चैप्टर से तैयार करेंगे। ठीक है ना, तो एक वीडियो हो सकता है 1 से 1.5 घंटे का होगा, लेकिन उस माइंड मैप में पूरा का पूरा सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, कह सकते हैं एक तरह का क्रैश कोर्स। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करिए, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अगले लेक्चर में।